आज हम लोग चर्चा करेंगे इस मंच के माध्यम से उन तमाम महिलाओं की जिनको हम लोग आधी आबादी के नाम से जानते हैं, लेकिन उनकी भूमिका समाज में क्या है। क्या वाकई में आज बदलते परिवेश के अंदर महिलाएं अपनी उस भूमिका में पहुंच पाई हैं? उनके सामने चुनौतियां क्या हैं, उनके अचीवमेंट्स क्या हैं? इन सारे विषयों पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। स्वाति जी, आपसे ही शुरुआत करेंगे। मौजूदा वक्त में अगर हम लोग आज महिलाओं की भूमिका को देखें और जिस नारी सशक्तिकरण की हम लोग बात करते हैं, नारी को आप वहां पर कहां पाती हैं और क्या आपको लगता है सही मायने में उनकी भूमिका तय हो पाई है? अगर मैं इस भारतीय इतिहास की बात करूं तो नारी इस पूरे समाज, इस पूरे सृष्टि की धुरी होती है। अगर एक नारी नहीं होगी तो शायद इस सृष्टि को कोई चला नहीं सकता है। और जहां तक आपने वर्तमान में कहा कि नारी की क्या स्थिति है, नारी की ये स्थिति है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने नारी के अस्तित्व को समझा, नारी के नारीत्व को समझा और इसीलिए आज हम 33% रिजर्वेशन लेकर आए हैं। तो इस रिजर्वेशन से आपको लग रहा है कि वो जो भूमिका है महिलाओं की वो समाज में तय हो पाएगी, या उसके अलावा भी आपको लगता है कि अभी बहुत कुछ ऐसा है जो करने की आवश्यकता है? चुनौतियां या चैलेंजेस आप अभी क्या पाती हैं महिलाओं के सामने? देखिए, जहां तक चुनौतियों की बात है, मुझे लगता है कि हर नारी हर पल चुनौतियों का सामना करती है। अगर मैं ये कहूंगी कि आज वर्तमान में चुनौतियां हमारे सामने से खत्म हो गई हैं तो गलत बोलूंगी। हर वक्त हर समय हम चुनौतियों का सामना करते हैं और उन्हीं चुनौतियों से आगे जब बढ़कर निकल कर आते हैं, और कहते हैं ना कि सोना जब खरा अगर सोना चाहिए तो आग में तप कर आता है, हर नारी वैसे ही आग में तप कर और यहाँ तक पहुँचती है। अगर एक घर की भी महिला है, मैं सबसे ज़्यादा सम्मान एक होम मेकर का करती हूँ, एक गृहिणी का करती हूँ, और मेरा ये मानना है कि अगर वो नारी घर में ना हो, हमें 2 वक्त की रोटी ना बना कर दे, घर परिवार के लोगों को 2 वक्त की रोटी अगर बना कर नहीं देगी तो ये घर नहीं चल पाएगा। तो वर्तमान में भी नारियां उतनी ही सशक्त हैं, लेकिन कहीं ना कहीं समय के साथ धीरे धीरे, मैंने अपनी बात की शुरुआत इतिहास से की, लेकिन समय के साथ साथ जो भारत में जो नारियों की जो स्थिति, जो परिस्थिति थी, वो कहीं ना कहीं जो बाहरी आक्रांता थे उनकी वजह से सप्रेस होती चली गई। उसी बात को माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहीं ना कहीं से उसको एहसास किया था, इसलिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से जो शुरुआत हुई, आज 33% रिजर्वेशन तक बात आ गई है। और ये रिजर्वेशन बहुत आवश्यक था हम नारियों के लिए, क्योंकि अगर मैं संसद की ही बात करूं तो संसद में लगभग आज़ादी के बाद से लगभग 7,500 के करीब सांसद बनकर आए हैं, और उसमें महिलाओं की जो सहभागिता है वो लगभग 600-650 है। तो आप स्वयं सोचिए कि क्या हमें अब जब हमारे पास रिजर्वेशन है और 2029 के बाद उस हाउस में, उस मंदिर में 33% महिलाएं बैठेंगी, तो उसके बाद जो पॉलिसी मेकिंग का काम होगा, जो भी निर्णय होंगे, जो भी योजनाएं बनेंगी, उसमें उतनी सहभागिता रहेगी। और नारी, क्योंकि मैंने कहा हर पल संघर्ष करके आगे बढ़ती है, अपने संघर्षों को याद करके, और तब उन पॉलिसीज को बनाया जाएगा, तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा स्वरूप रहेगा समाज का और नारियां उभर कर और आगे आएंगी। बिल्कुल। देखिए आयुष, जब पॉलिसी मेकर्स की भूमिका में महिलाएं आएंगी तो समाज की तस्वीर जो है वो बदलती हुई नजर आएगी। पिंकी जी का हम रुख करते हैं। पिंकी जी, आपसे समझने की कोशिश करते हैं किस तरह के चैलेंजेस आपने अपने जीवन में फेस किए और मौजूदा स्थिति में महिलाओं की क्या भूमिका देख रही हैं आप मौजूदा समाज में? थैंक यू डियर। जब आपने पॉलिटिशियन की बात की तो मैडम स्वाति सिंह जी आपको यहाँ पर हमारा प्रतिनिधित्व करती हुई, विभाग का प्रतिनिधित्व करती हुई भी दिख रही हैं। बिल्कुल। ब्यूरोक्रेट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप कहेंगे तो मैं यहाँ बैठी हूँ एज अ पॉलिसी मेकर। हमारे जिस समाज से, जैसे मैम ने कहा कि हिस्ट्री से अगर हम उठा के देखें, अगर और थोड़ा और पीछे जाएंगे, अगर हम मिडीवियल से एंशिएंट हिस्ट्री में जाएंगे और वैदिक हिस्ट्री में जाएंगे, तो नारी का सम्मान हमारे संस्कृत के श्लोकों में भी कहा था, जहाँ पर नारी की पूजा होती है वो वहाँ पर स्वर्ग होता है। तो और भारत को हमेशा स्वर्ग की भूमि कहा गया। तो हमारा जो बेस है, जहाँ से हम लोग अपने देश की शुरुआत की बात करते हैं, तो हमारे यहाँ पर नारी का जो सम्मान था वो हर फॉर्म में है, जिसको एक फॉर्म में आज हम नव दुर्गा की पूजा की फॉर्म में भी कहते हैं। अगर हम नव दुर्गा को और नवरात्रि को अगर हम एक सिंबॉलिक रूप में देखें, सिंबॉलिक रूप में अगर आप देखते हैं तो ये पाएंगे कि 8 या 9 हाथों में
मीम्स कुछ दिखे होंगे अगर आप मीम्स की, क्योंकि भाषा वो बोली जाए जो सबको समझ में आए। बिल्कुल। मीम्स की भाषा में अगर आप देखेंगे तो एक नवदुर्गे का आपने पीछे एक मीम देखा होगा कि एक हाथ में स्टेथोस्कोप है, एक में बच्चा है, एक में झाड़ू है, एक में खाना है। तो वो क्या है, वो अपने आप में वो शो करता है कि शी इज सो एम्पावर्ड। और अगर आप हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, वर्ल्ड में जो सुसाइड रेट होता है वो कंपेयर टू फीमेल मेल का ज़्यादा है। जबकि क्यों? क्योंकि उसकी जो इंड्योरेंस है, इमोशनल इंड्योरेंस जो है वो इतनी ज़्यादा होती है कि वो इतनी दिक्कतों के बावजूद शी इज़ एबल टू कोप अप विद इट। उनकी जो संरचना है भगवान की हुई है, और जो हमारे हार्मोन्स हैं, और जो हमारा परिवेश में हमारा ब्रॉटअप है, जिसमें सेक्रीफाइस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हमको समझाई गई है। लेकिन सेक्रीफाइस का मतलब ये नहीं है कि वो नेगेटिव टर्म है, इट इज़ अ पॉजिटिव टर्म। जिस समाज से, जिस जगह से मैं आती हूँ, आई कम फ्रॉम हरियाणा, और अगर आप आंकड़ों से देखेंगे तो बहुत पहले कभी सेक्स रेशो लोएस्ट होता था, लेकिन अगर आज आप देखेंगे सबसे ज़्यादा उस क्षेत्र से लड़कियां IAS IPS में, पॉलिटिक्स में, कुश्ती में आपने देखा, स्पोर्ट्स में, और HR जो आप कहेंगे किसी भी इंजीनियरिंग में या उस विंग में, उस क्षेत्र से आ रही हैं। और जब मैं पैदा हुई थी तो मेरी दादी ने मेरी 6ठी और 10वां दिन मनाया था। मैं ये कहानी हर जगह सुनाती हूँ, मेरी आशा बहुओं को सुनाई थी मैंने, सास बहू सम्मेलन जब हमारे हुए ज़िलों में तब मैंने सुनाई थी। हम चाहेंगे कि वो हमारे मंच सुनाइए, से भी महिलाओं को आप उस कहानी का जिक्र करें। मैं मेरे यहाँ पर जो है वो लड़कों की 6ठी और 10वां दिन मनाया जाता है। मेरे ख्याल से यहाँ भी सब जगह ट्रेडिशन है। लेकिन जब मैं पैदा हुई थी तो मेरी दादी ने, जो कि कायदे से अनपढ़ थी, लिटरेसी जिसको बोलते हैं, उन्होंने मेरी 6ठी मनाई। और जब मैं पैदा हुई तो उन्होंने थाली बजाई। तो यहाँ पर लड़कों के पैदा होने पे थाली बजाई जाती है, 6ठी मनाई जाती है, 10वां दिन। जब मैं पैदा हुई तो उन्होंने थाली बजाई और मेरी 6ठी मनाई, और मेरा 10वां दिन मेरा पैदा होने का मनाया। तो मेरी मम्मी बहुत छोटी थी, शी वॉज अ 10th क्लास स्टूडेंट दैट टाइम। तो जिस दिन 10वां दिन होता है तो वो कहते हैं बेहमाता, द गॉडेस ऑफ लक, वो आती है, वो बच्चे का लक लिखती है। उस दिन उसका भविष्य लिख के जाती है। तो मेरी दादी पूरी रात जागी। तो घर में पास पड़ोस की बाकी बुजुर्ग महिलाओं ने उनसे कहा कि सो जा, छोटो सो जा, क्यों परेशान हो रही है, लड़की तो है। वो कहती कि नहीं, आज रात को गॉडेस ऑफ लक आएंगे और मेरी बेटी का, पोती का भविष्य लिख के जाएंगे। अगर कोई सोता हुआ मिला तो भविष्य पता नहीं क्या लिखेगी। तो शी वॉज अवेक। सो आई कॉन्ट्रीब्यूट कि मेरी दादी उस दिन जाग रही थी, तो गॉडेस ऑफ लक आई और उन्होंने मेरा भविष्य लिखा, और मैं आज आप सबके बीच में बैठी हूँ। तो इससे ज़्यादा ये एक प्रेरणा क्या है कि हमारे घर की बुजुर्ग महिलाएं, हमारी माएँ अगर अपनी बेटी को ये मानती हैं कि बेटा और बेटी में फ़र्क नहीं होता है, जो आपका नाम मान सम्मान रोशन करता है वही आपका बेस है, वही आपका भविष्य है। रही बात रिप्रेजेंटेशन की हम लोगों की, जब एज अ ऑफिसर मैं बैठती हूँ, मुझे मालूम नहीं कि मेल ऑफिसर अंदर से कैसा सोचते हैं, क्योंकि मैं उस प्रक्रिया से मेल फॉर्म में नहीं रही तो मुझे मालूम नहीं। लेकिन एज अ मदर मैं सोचती हूँ मेरे डिपार्टमेंट के बारे में। अगर माँ अपने बच्चे का बुरा सोचे, ये हो सकता है कि माँ होने के नाते आप किसी को डांट दें, पिटाई भी होती है जब हम गलत करते हैं। तो अगर हम अपने कर्मचारी को, अपने साथ काम करने वाले को, या किसी को पहले सिखाने की कोशिश करें, फिर उसको समझाने की कोशिश करें, फिर डांटने की, फिर पनिशमेंट एक स्टेज आती है। तो महिलाएं जहाँ भी हों, चाहे वो घर में हो या ऑफिस में हो, मेरा ये पर्सनल मानना है, और चूंकि मैं खुद उस तरह की हूँ, मुझे लगता है कि उनके काम में वो ममतव्य होता है, सुधारात्मक प्रकृति होती है, दूसरे की भावनाओं को समझने की, जिसको हम एम्पैथी कहते हैं इंग्लिश में, उसको समझने की उसमें क्षमता होती है, पावर होती है। वो समझ सकती है कि उस दौर से गुजरते हुए आप कैसे यहाँ काम कर रहे हैं, तो आपकी क्षमताओं का बेहतरीन आकलन कर सकती है। उसको पता होता है कि माँ को कौन बच्चा कैसा है। तो जिस समाज में 50% हमारी महिलाओं को अगर हम प्रतिनिधित्व किसी भी फॉर्म का नहीं देंगे, तो हम अपनी प्रोडक्टिव पॉपुलेशन को, हमारी प्रोडक्टिविटी को, हमारी नेशन बिल्डिंग में महिलाओं की सहभागिता को नकार नहीं सकते हैं। और ये कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है। अगर हमें एक्चुअल में विश्व गुरु बनना है तो हमारी उस 50% पॉपुलेशन जिसकी क्षमता हम कई गुना बढ़ा सकते हैं, उसका हर फील्ड में इस्तेमाल करना पड़ेगा, कोई भी फील्ड हो चाहे वो,
प्रशासनिक तौर पे पॉलिसीज हैं इसमें हमारी। किया कि हर आपने बदलाव का जिस तरह से जिक्र किया, क्योंकि देखिए आप देश दुनिया के लिए, यहाँ पर मौजूद तमाम महिलाओं के लिए एक एग्जाम्पल हैं। आप सभी महिलाएं एक एग्जाम्पल सेट करती हैं। क्या आपको ऐसी विचारधारा से, ऐसे सेट ऑफ माइंड से भी गुजरना पड़ा जो ये सोचता है कि महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व है वो सिर्फ किचन तक ही सीमित है, उनकी जो सहभागिता है वो सिर्फ किचन तक ही सीमित है? क्योंकि मैं अभी भी जब हम फील्ड पर जाते हैं तो ऐसी विचारधारा के लोग मिलते हैं जिन्हें लगता है कि महिलाएं सिर्फ चौकी और बेलन तक ही सीमित है, वो क्या आगे बढ़ेंगी, अगर वो काम करेंगी तो हमें रोटी कैसे मिलेगी? ऐसे लोगों के लिए, ऐसी विचारधारा के लिए आप इंडिया न्यूज के इस मंच से क्या कहेंगी? देखिए, समाज जब बदलता है उसके परिवेश में हमको अपनी आइडियोलॉजी, अपनी सोच को बदलना चाहिए। महिलाएं कभी भी कम नहीं रही। मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ कि एक बच्चे को इस दुनिया में लेके आने का जो दर्द होता है और उस दर्द के बाद वो जो खुशी होती है, मतलब इमीडिएट इमोशनल चेंज जो चेहरे पे आता है, उस दर्द को झेलने के लिए बहुत ताकत चाहिए। अगर वो पुरुष समाज उसको एक बार देख ले, मैंने अपने हेल्थ डिपार्टमेंट में यही इस बार हम सोच रहे थे कि जब किसी की डिलीवरी होती है तो उसका पति उसके साथ क्यों नहीं होना चाहिए। तब उसको समझ में आएगा कि सिर्फ एक बच्चा पैदा करना, खाना बनाना, एक दिन मम्मी छुट्टी ले लेती है तो पता लग जाता है सारे परिवार को कि खाने की वैल्यू कितनी है। बहुत सही बात आपने कही और मुझे लगता है कि ये समझना चाहिए समाज को। मैम, आपसे भी मेरा यही सवाल है, बदलते परिवेश के अंदर नारी की भूमिका, हम लोग चर्चा तो इस पर लगातार कर रहे हैं, लेकिन क्या सही मायने में आपको लगता है कि नारी को उसकी जो भूमिका है वो आज सही मायने में मिल पाई है, या चैलेंजेस अभी आप क्या देखती हैं, कैसे देखती हैं नारी की भूमिका को आप? देखिए, बहुत टाइम से आप देख रहे हैं कि सरकार भी यही नारा लगा रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और बदलाव तो आया है। गांधी जी ने कभी कहा था कि नारी को अबला नहीं समझना चाहिए, और आज एटलीस्ट हम नारी शक्ति के लिए अबला वर्ड का यूज नहीं करते हैं। ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। और मेरा मानना है, a child's education begins at home and mother is the first teacher. बच्चे, ये अमूमन बच्चे जो हैं ज्यादातर पहला शब्द माँ ही बोलते हैं, और उसके बाद घर के बाद स्कूल का दायित्व होता है कि वो बच्चों को अच्छे से शिक्षित करें। आज आप देख रहे हैं कि कोएड स्कूल्स हैं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लड़के और लड़कियां सभी एक साथ पढ़ रहे हैं, और पेरेंट्स भी उनको, अपने बच्चों को बाहर निकाल रहे हैं। They just want the child to be educated because this is a fact that if you educate one girl child, the whole house is educated. If all the houses, all the ladies in each house is educated, तो आप पूरे समाज को एजुकेट करते हैं और तभी देश भी विकसित हो सकता है। आज ये बहुत जरूरी है कि महिलाओं का न केवल सामाजिक उत्थान हो, आर्थिक उत्थान हो, मानसिक उत्थान हो, आध्यात्मिक उत्थान हो। जब नारी खुश होगी, जब देश की, विश्व की आधी आबादी खुश होगी, तभी ये विश्व, ये समाज, हमारा भारत देश वो प्रोग्रेस कर सकता है। और आज आप देख रहे हैं कि विमेन, दे आर capable in each and every field. वो आज हवाई जहाज भी उड़ा रही हैं, वो आज पेट्रोल पंप पे भी आप देखते हैं, आज पेट्रोल भी, मतलब जिन ऐसे फील्ड्स जहां पर कि हम कभी भी ये सोच भी नहीं सकते थे कि नारी आगे बढ़ेगी, आज वो बसेस भी चला रही हैं कुछ शहरों में। आप लोग देखते होंगे, अक्सर ये वीडियो शेयर होता है। सो the women, they are capable of doing anything and they are getting chance. और ये जागरूकता समाज में है और ये लगातार जारी है, और हम लोग सबका ये दायित्व है, और खासकर स्कूल का, बिकॉज बेसिक एजुकेशन यहीं से स्टार्ट होता है कि बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें। बिल्कुल। स्वाति जी, आपसे मैं ये जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप राजनीति से जुड़ी हुई हैं, जैसा स्वाति ने भी पहले कहा कि महिलाओं की भूमिका सही मायने में समाज में हम तब स्थापित कर सकते हैं जो नियम कानून या जो उनको हक दिलाने वाली चीजें जो लोग बनाते हैं उनकी भूमिका सही तरीके से हो।
राजनीति में महिलाओं की भूमिका अभी आप कैसे देखती हैं और क्या आपको लग रहा है कि धीरे धीरे उसमें कुछ परिवर्तन आया, कुछ सुधार आया? कैसे देखती हैं आप इसको? देखिए, मैं मैम, देखिए, कमाल है नहीं है ये तो ईश्वर जाने, क्योंकि अभी जैसे पिंकी जी ने एक बात कही थी कि जब बात हो रही थी कि एक नारी क्या कर सकती है, तो आपने जन्म देने की बात कही। आप खुद उसका एग्जाम्पल लें। नहीं, जहाँ क्वेश्चन क्या से क्या हो गया। जी जी, नहीं, मेरा सवाल यही था, राजनीति में महिलाओं की भूमिका को आप अभी कैसे देखिए, जहां तक मैं एक नारी हूं और मुझे लगता है कि सिर्फ अगर मैं राजनीति में सेंट्रलाइज होकर बोलूंगी तो गलत होगा, क्योंकि जब एक बच्ची या एक महिला अपने घर से, समाज से निकल कर आती है, चाहे वो किसी भी सेक्टर में जाए, चाहे राजनीति में जाए, चाहे IT सेक्टर, इंजीनियरिंग सेक्टर में जाए, मेडिकल के क्षेत्र में जाए, कहीं पर भी जाए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, हम जिस समाज की बात करते हैं, हम जिस बदलाव की बात करते हैं, मेरा अपना मानना है कि समाज किससे बना है? समाज हम सबसे मिलकर बना है। कोई भी व्यक्ति अगर समाज को बदलना चाहता है, आप अपने आप को बदल दीजिए, समाज बदल जाएगा। किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं है कि इनको बदल दो, उनको बदल दो। अगर आपके मन में कहीं थोड़े अगर जरा सा भी एक ये सोच है कि बदलाव लाना है, तो उसके लिए बहुत ही आवश्यक है कि अपने आप को बदलिए, समाज अपने आप बदल जाएगा। जहाँ तक आपने पॉलिटिक्स की बात की, अभी अरविंद जी भी कह रहे थे कि मैं पढ़ने पढ़ाने का काम करती थी, बच्चे देख रही थी, घर चला रही थी। मैं आज भी घर चलाती हूँ, मैं आज भी बच्चे पालती हूँ, मैंने मंत्रालय भी देखा, मैंने अपने बच्चों को नहीं छोड़ा। मैंने संगठन में काम किया, मैंने अपना घर नहीं छोड़ा। मैं घर का काम, परिवार का काम, अपने बच्चों का काम वैसे ही पैरेलली करती हूँ। और एक महिला में ही क्योंकि हमें अपने आप को प्रूव करना पड़ता है, हर महिला को प्रूव करना पड़ता है। आप किसी भी सेक्टर में हो, आप अगर मेडिकल के क्षेत्र में हैं, आप किसी इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हैं, ब्यूरोक्रेट बैठी हुई हैं, स्कूल देख रही हैं, यहाँ सामने इतनी महिलाएं हैं। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि जितनी भी महिलाएं आई हैं, अपने घर की सारी जिम्मेदारियों का निर्वहन करके ही यहाँ बैठी होंगी, ऐसे कोई नहीं आई होंगी। तो ये हम ही कर सकते हैं। बिल्कुल, आपने बैलेंस बहुत अच्छा अपने जीवन में बिठा रखा है और मुझे लगता है कि हर महिला, जिस तरह से आपने भी जिक्र किया कि बैलेंस एक क्रिएट करना बहुत बड़ा टास्क होता है, और आपने बदलाव का जिक्र किया। और मौजूदा युवा पीढ़ी, हम देखते हैं बड़े सारे चैलेंजेस होते हैं। हम हमारे दौर पे अगर देखा जाए, राजनीति में योगदान, हर एक क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। इस युवा पीढ़ी को आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि देखिए, आजकल बच्चों का अगर हम जिक्र करें, महिलाओं का अगर जिक्र करें, तो एक अलग ही प्रेशर भी उनके जीवन में है। अगर हम अपने बच्चों को देखते हैं, बड़े सारे चैलेंजेस होते हैं। उन युवा पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहेंगी? किस तरह से अपने जीवन में सभी चैलेंजेस को एक्सेप्ट करके वो आगे बढ़ सकते हैं, अपने परिवार का और देश का नाम रोशन कर सकते हैं? पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से हर बच्चे को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि हर बच्चा अच्छा है। कोई भी बच्चा, मुझे किसी भी बच्चे में कमी दिखती ही नहीं है। बच्चा का मतलब छोटा बच्चा भी, और 20-25 साल, 26 साल के बच्चे की भी मैं बात कर रही हूँ। आज के समय में जिस कंपटीशन की आपने बात की, हर बच्चा किसी ना किसी कंपटीशन में लगा है। उसके दिमाग में 24 घंटे चलता है कि पढ़ के ये करना है, वो करना है। समय जरूर बदल गया है, समय बदल गया है, मतलब अब उनके पास अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं, बहुत स्कोप बहुत बड़ा हो गया, वो किसी भी फील्ड में जा सकते हैं। पहले हर परिवार में माता पिता का एक माइंडसेट था, बच्चा या तो इंजीनियरिंग कर ले या मेडिकल में चला जाए, और बहुत अगर बच्चा पढ़ने में स्टूडियस है, बैठ के पढ़ सकता है, 8 घंटे 10 घंटे 15 घंटे बैठ सकता है, तो IAS PCS की तैयारी करे और वो निकल जाए। लेकिन आज देखिए, समाज की सोच बदल गई है। अगर कोई बच्चा एथलीट बनना चाहता है तो उसके पेरेंट्स उसको उसमें प्रमोट करते हैं। कोई बच्चा अगर उसकी पेंटिंग अच्छी है, कोई डांस में अच्छा है, कोई पढ़ाई में अच्छा है, तो उसको उसी ओर हम लोग अग्रसर करते हैं। तो कहीं ना कहीं एक सोच, परिवार की सोच, माता पिता की सोच बदली है। उस सोच के बदलाव का असर यह है कि इस देश का जो युवा वर्ग है वो एक अच्छे काम में लगा हुआ है। किसी भी बच्चे को
आज संडे है, आप कहीं घूम कर देख लीजिए, कहीं आपको कोई बच्चा फालतू घूमता नहीं दिखेगा। और अगर वो बच्चा थोड़ा बहुत कहीं बाहर निकल गया, खाने पीने जा रहा है, तो इतना तो उसका भी अधिकार है कि अगर पूरे हफ्ते 5 दिन 6 दिन पढ़ रहा है तो एक दिन थोड़ा घूम ले, एक दिन थोड़ा खेल ले, इतना जरूर होना चाहिए। ये मैं हर माता पिता से आग्रह करूंगी कि इतनी फ्रीडम अपने बच्चे को जरूर दीजिए, अपने बच्चे पर इतना ट्रस्ट जरूर डेवलप करिए कि वो आपको आकर हर एक बात बताए। समाज का स्वरूप कुछ और होगा। बिल्कुल, एक महिलाओं के तौर पर मुझे लगता है, और एक महिला होने के नाते, और आप जिस मुकाम पर हैं, मुझे लगता है कि आपकी बात को लोग बड़ी गंभीरता से ले रहे होंगे। मैम, आपसे मैं एक चीज और ये जानना चाह रहा हूं, चूंकि आप जिस पोजीशन पर हैं, ब्यूरोक्रेट्स को जब हम लोग देखते हैं, क्योंकि बहुत सारे नियम बनाए जाते हैं, बहुत सारे कानून बनते हैं, योजनाएं बनती हैं, उनको इंप्लीमेंट करना, उनको एग्जीक्यूट करना, ये आप लोगों की जिम्मेदारी होती है। जो बन रही हैं योजनाएं, जिसमें हम लोग, चाहे हम लोग आज महिलाओं की बात कर रहे हैं कि महिलाओं को हमको मेन स्ट्रीम में लाना है, उनको आगे बढ़ाना है, वो कितना इफेक्ट कर पा रही हैं और कैसे आप लोग उसमें अपनी भूमिका को निभा रहे हैं? देखिए, स्कीम्स की कोई कमी नहीं रही है और ना है। जहाँ तक मैं स्कीम्स की हम लोग देखते हैं, उसमें एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है इम्प्लीमेंटेशन। किसी स्कीम का सक्सेस और फेलियर 3-4 चीज़ों पर डिपेंड करता है कि वो स्कीम क्या वहाँ के सामाजिक परिवेशों को ध्यान में रखते हुए बनी है कि नहीं बनी है, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी कितनी आएगी, उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा। अगर हमारी प्लानिंग 70% बेहतर होगी तो 30% सिर्फ एग्जीक्यूशन पर लगेगा। जैसे कि बहुत डेवलप्ड स्टेट्स हैं, या हमारे तमिलनाडु, साउथ इंडिया स्टेट्स देखेंगे तो वो प्लानिंग में बहुत दिमाग लगा के, बहुत टाइम लगा के प्लानिंग करते हैं। तो हमारी स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करने में दिक्कत जो आती है वो सिर्फ यही रहती है कि हमको पहले हम उसकी गैप फिलिंग्स कर लें कि कहाँ पर क्या हमको दिक्कतें आएंगी, हम सोच लें उसके आगे तक का कि इसमें दिक्कतें ये आएंगी और किसी समाज को वो स्कीम कैसे एक्सेप्ट की जाएगी। फिर इम्पॉर्टेंट काम होता है कि मॉनिटरिंग कराना, ट्रेनिंग्स मॉनिटरिंग करना उसकी। तो ट्रेनिंग की क्वालिटी, अगर हम हर काम जल्दी में करेंगे तो उसका रिजल्ट भी जल्दी वाला ही होगा। और हमको किसी स्कीम का रिजल्ट कैसा चाहिए, जल्दी वाला चाहिए कि सस्टेनेबल चाहिए। तो उस जल्दबाजी में हम सस्टेनेबिलिटी को ना भूल जाएं, क्योंकि चेंज और परिवर्तन जो होता है वो परमानेंट रहना चाहिए। जो इसके लिए आपने एम किया वो पहुंचना चाहिए। उसके बाद हो सकता है, क्योंकि समाज बदल रहा है तो परिवेश में स्कीम्स भी बदलेंगी हमारी। तो कोई स्कीम को हम एज इट इज़ नहीं, उसको बदलाव के बारे में सोचना चाहिए 4 साल 5 साल के बाद कि अब इसकी उतनी यूटिलिटी रही कि नहीं रही। इम्पॉर्टेंट यही है कि हमको जागरूकता बढ़ाएं, क्योंकि हर काम सरकार नहीं कर सकती, हर काम समाज नहीं कर सकता, हर काम परिवार नहीं कर सकता, हर काम और एक इंडिविजुअल नहीं कर सकता। तो इट्स अ टीम वर्क। कुछ समाज में सुधारों की ज़रूरत है, कुछ हमारे को जन जागरूकता की ज़रूरत है, कुछ हमको अपने इंडिविजुअल बिहेवियर, जैसे कि माननीय मंत्री जी ने, मैम ने कहा कि अगर हम अपने आप को बदलेंगे तो डेफिनेटली एज ए यूनिट में बदलूंगे तो मेरे साथ 10 लोग अगर बदलेंगे तो समाज अपने आप बदलेगा। और ये ज़ील जो है कि हमको देश से राष्ट्र में कन्वर्ट होना है, ये 2 शब्दों में बहुत भारी शब्द हैं, देश और राष्ट्र। अगर हम राष्ट्र की तरफ चले, यानी कि नेशन बिल्डिंग की तरफ, राष्ट्र में खूबसूरती ये रहती है कि आप जैसे हैं आप वैसे रहेंगे, लेकिन अपना योगदान देंगे आप। मैं आपको बदलने की कोशिश नहीं करूंगी, लेकिन आप जैसे हैं आप वैसा ही अपना योगदान देंगे, जैसी मैं हूं मैं वैसा ही योगदान अपना दूंगी। तो सारी यूनिट मिलकर पूरा हम राष्ट्र को बनाएंगे। स्कीम्स के लिए इम्प्लीमेंटेशन में बहुत सारे हमको ये लगता है कि अरे ये तो सरकारी काम है। अब जैसे मैं अपनी छोटे से उदाहरण देते हैं, अभी हमारा एक कैंपेन चल रहा है फाइलेरियोसिस का, हाथी पांव बोलते हैं हिंदी में उसको। मैं आपके मंच को इस्तेमाल कर ले रही हूँ इस कैंपेन को बढ़ाने के लिए। 27 तारीख तक वो कैंपेन है। हाथी पांव एक ऐसी बीमारी है जो मच्छर के काटने से होती है। हमने मलेरिया तो मच्छर से होता है, डेंगू भी सुना है, लेकिन हाथी पांव भी उसी तरह होती है और वो प्रिवेंटेबल है। उस बीमारी का मच्छर काटने के 10 साल के बाद 15 साल के बाद पता नहीं कब जाके उसका होगा। एक पैर देखा होगा आपने, बहुत बड़ा सा हाथी जैसा पैर हो जाता है और उसका कोई इलाज नहीं है। एक बार हो जाएगी तो हम लोग उसको जागरूकता में फैलाने में क्या है कि 1 गोली खानी है साल में 1 बार, मतलब बेसिक जो है 3 गोली है, उसमें 3 और 2 गोली का कॉन्सेप्ट है। 1 बार साल में खानी है, 2 गोली होती है, एक में 3 गोली होती हैं। उसको आप साल में 1 बार खा लेंगे, मैक्सिमम 2 से 3 साल को अगर आप खा सकते हैं उसको, तो वो कभी नहीं होगी वो बीमारी। तो लोगों को ये लगता है कि मैं ये गोली क्यों खाऊं,
अब तो आप तो आ गए अपनी ड्यूटी निभाने, सरकार ने आपको भेजा है, आपने गोली खिलाने के लिए कहा है, हम रख दो, हम खा लेंगे। लेकिन उनको ये पता नहीं है कि उस गोली के साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होंगे, किसी ने कह दिया तो उसको मान लेंगे। इसी तरह से बच्चों को डीवॉर्मिंग की टेबलेट होती है, एक एल्बेंडाजोल टेबलेट है, वो एक ही गोली है, 6 महीने में खिला सकते हैं। स्कूलों में हम भेजते हैं, स्कूल में भी भेजते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं। लेकिन वो सोचेंगे कि वो गोली सरकार खिलाएगी तभी खाएंगे, तो क्यों नहीं, जैसे कि जो पढ़े लिखे लोग हैं जो कमा रहे हैं वो भी तो अपने बच्चों को खुद लेके खिला सकते हैं। मैं नहीं कह रही कि हम सरकार के तौर पे हम इसको अपना हाथ खींच रहे हैं, लेकिन मैं जागरूकता की बात कर रही हूँ कि वो उस चीज़ में अगर हमको जागरूकता आएगी तो हम अपने बच्चों को, जिस तरह से हमने पोलियो को ख़त्म किया, वो एक स्ट्रैटेजी थी, वो एक समाज का योगदान था। उसी योगदान के तरीके से पॉलिसीज़ का सक्सेस जो है वो सिर्फ सरकार के मंतव्य से, सरकार की दृढ़ शक्ति से, इच्छा शक्ति से हम 75, 80, 90% तक तो जा सकते हैं। 100% तभी होंगे जब उसमें 10% समाज का समावेश होगा। है वो समाज में बहुत जरूरी है। और आप सभी मेहमानों ने जिक्र किया बदलाव का। बदलाव के लिए कुछ चंद लाइनें भी मैं यहाँ पर कहूंगी। गंगा की कसम, जमुना की कसम, झेलम का किनारा बदलेगा, कुछ तुम बदलो कुछ हम बदले, फिर सारा जमाना बदलेगा। इसी के साथ हम इस सेशन का अंत करते हैं। आगे भी हम सेशन में तमाम महिलाओं से बातचीत करेंगे। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आप सभी का मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे साथ इस मंच में मौजूद रहने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए। बहुत धन्यवाद।